जय हिंद दोस्तों, चलिए जानते हैं आईपीसी के बारे में। तो हम एक वीडियो में जो है 1 से 5 तक की धाराओं के बारे में जान चुके हैं और आज इस वीडियो में जो है 6 से 20 तक के धाराओं के बारे में जानेंगे। तो 6 से 20 तक की धाराओं के बारे में हम जानेंगे आज। लेकिन मैं बता दूं कि साधारण स्पष्टीकरण जो है 6 से 52 के का तक दिया गया है, जिसमें कुछ शब्द जो हैं जिनकी परिभाषाएं दी गई है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में 6 से 20 तक के बारे में हम जानेंगे। तो उसमें कहा गया कि इस संहिता में को परिभाषाओं के अपराधों के अध्याधीन समझा जाना। इसका मतलब क्या है कि को जहाँ भी परिभाषा दिया गया है, ठीक है, इस संहिता में, संहिता मतलब कि आईपीसी में, ठीक है, इस आईपीसी में जहाँ भी परिभाषा दिया गया है वो सभी के लिए लागू होगा। जैसे कोई व्यक्ति ये कहकर बच नहीं सकता कि कोई 7 वर्ष के कम आयु का बालक यदि कोई अपराध करता है तो वो भी इसी की परिभाषा में आएगा। ठीक है, मतलब इसका कहना क्या है, जो धारा 6 है इसका कहना ये है कि कोई भी आयु का बालक हो, कोई भी आयु का बालक हो वो अपराध कर सकता है। ठीक है, वो चाहे 10 वर्ष का हो, 5 वर्ष का हो, 12 वर्ष का हो, ठीक है, किसी भी आयु का बालक हो वो अपराध कर सकता है। लेकिन वो जो है इस अपराध से बाहर नहीं है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति ये कहकर नहीं बच सकता कि ये अबोध होने के कारण ये अपराध कर बैठा। ठीक है, लेकिन वो जो है अपराध की श्रेणी में आएगा। ये जो है धारा जो है 6 कहता है। ठीक है, अब धारा 7 देखेंगे तो देखिए 6 में धारा आप देख लीजिए। ठीक है, ये जो है धारा है, धारा 6 है। और धारा जो है 7 में देखेंगे तो धारा 7 में देखेंगे, धारा 7 में दिया गया है कि एक बार स्पष्टीकरण पद का भाव। इसका मतलब क्या है, ये 7 में दिया गया है स्पष्टीकरण पद का भाव। इसका मतलब क्या है कि जो शब्द की परिभाषा यहाँ दी गई है, ठीक है, वो संपूर्ण आईपीसी में उसकी का अर्थ समझा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यदि व्यक्ति है, ठीक है, मान लीजिए पुरुष है, ठीक है, पुरुष, तो पुरुष शब्द में वे सारे व्यक्ति आएंगे। ठीक है, व्यक्ति आएंगे। इसका मतलब क्या है कि पुरुष शब्द का जो परिभाषा यहाँ दिया गया है, ठीक है, वो परिभाषा हर जगह आईपीसी में समझा जाएगा। जहाँ भी पुरुष शब्द आपको मिलेगा वहाँ यही परिभाषा समझा जाएगा। ठीक है, ये शब्द को कौन कहता है, धारा 7 कहता है। तो 6 और 7 आपको बहुत ज़रूरी है समझना। देखिए 6 क्या कहता है कि कोई भी अबोध बालक हो वो अपराध कर सकता है। ठीक है, वो जो है इस परिभाषा में आएगा। ठीक है, कोई भी अबोध बालक इस परिभाषा से बाहर नहीं है। ठीक है, ये कहता है कि, और 7वां देखेंगे, 7वां कहता है कि एक बार स्पष्टीकरण पद का भाव। इसका मतलब क्या है कि जो शब्द की परिभाषा यहाँ दिया गया है, ठीक है, वो जो है संपूर्ण आईपीसी में उसी का अर्थ समझा जाएगा। ठीक है, जो परिभाषा यहाँ दिया गया है। ये कहाँ कहा गया है, ये धारा 7 में कहा गया है। अब धारा 8 देखेंगे तो धारा 8 में क्या कहा गया है, धारा 8, जब धारा 8 देखेंगे तो 8 में देखेंगे तो 8 में दिया गया है लिंग। ठीक है, 8 में दिया गया है लिंग। लिंग मतलब जेंडर। ठीक है, जेंडर। अब जेंडर की परिभाषा देखिए, यहाँ पर लिंग शब्द का मतलब है, यहाँ परिभाषा क्या दिया गया है कि लिंग में जो है वे सारे जेंडर आएंगे। स्त्री है वो, पुरुष हो, नपुंसक हो, ठीक है, वो सारे इसी में आएंगे। ठीक है, मतलब कि क्या है कि जहाँ भी लिंग शब्द लिखा रहेगा आईपीसी में, वहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा वो पुरुष के लिए भी है, ठीक है, स्त्री के लिए भी है, ठीक है, स्त्री के लिए भी है, और जिसे इसमें कहा गया है कि हिजड़ा, ठीक है, हिजड़ा, हिजड़ा, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि नपुंसक लिंग। ठीक है, तो हिजड़ा भी इसी में आएगा, क्योंकि देखेंगे जो लिंग शब्द है वो इन तीनों की परिभाषा इसमें दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि जहाँ भी लिंग शब्द लिखा रहेगा आईपीसी में, ठीक है, वहाँ पर तीनों चीज़ यहाँ पर रहेगा। ठीक है, पुरुष भी रहेगा, स्त्री भी रहेगा, हिजड़ा भी रहेगा, तीनों के लिए लिंग शब्द का प्रयोग होगा। ठीक है, वही बात करेंगे कि धारा
धारा 9 में, तो धारा 9 में आप जब देखेंगे तो धारा 9 में दिया गया है, धारा 9 में दिया गया है लिंग तो हो गया, लिंग के बाद देखेंगे तो धारा 9 में दिया गया वचन, ठीक है। वचन, वचन शब्द का मतलब है कि एक वचन बहुवचन, लेकिन एक वचन बहुवचन में बहुत फर्क है, ठीक है। यहाँ पर जो है हम लोग सिंगुलर नंबर को एक वचन कहते हैं और प्लूरल नंबर को बहुवचन कहते हैं, लेकिन यहाँ पे परिभाषा अलग है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि जो सिंगुलर नंबर है, ठीक है, सिंगुलर नंबर और ये प्लूरल नंबर, ठीक है, प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर। अब सिंगुलर नंबर क्या है कि देखिए, जब तक स्पष्ट न हो कि हाँ सिंगुलर नंबर की बात हो रही है, तब तक जैसे स्पष्ट हो रहा है कि ये जो बात इसमें देखिए, जब आईपीसी पढ़ेंगे यदि कहीं भी शब्द वचन आता है, ठीक है, वहाँ पर जो जहाँ पर आता है वचन, वहाँ पर स्पष्ट ना हो कि ये सिंगुलर नंबर की बात कर रहा है, ठीक है, तब तक आप जो है सिंगुलर में प्लूरल इंक्लूड होगा, ठीक है, यानी कि सिंगुलर में प्लूरल होगा। ये बात आप ध्यान समझिए कि जब तक स्पष्ट रूप से दिखाई न दे कि सिंगुलर नंबर की बात की जा रही है, तब तक आपको क्या समझना पड़ेगा कि सिंगुलर नंबर में प्लूरल इंक्लूड है। इसका मतलब क्या है कि यदि सिंगुलर है तो उसमें प्लूरल भी है, ठीक है। उसके बाद प्लूरल की बात करते हैं कि यदि प्लूरल शब्द लिखा है, यानी कि जब तक प्लूरल स्पष्टीकरण ना हो, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब तक आपको ये एकदम श्योर न हो जाए कि ये प्लूरल शब्द की परिभाषा, यानी प्लूरल की परिभाषा की मतलब कि प्लूरल स्पष्टीकरण हो रहा है, कि प्लूरल दिख रहा है, ठीक है, जब तक ना हो तब तक जो है प्लूरल में जो है सिंगुलर इंक्लूड होगा, ठीक है, सिंगुलर जो है इंक्लूड होगा। इसका मतलब क्या है कि जहाँ भी वचन शब्द लिखा हो, ठीक है, वहाँ पर चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, यदि स्पष्टीकरण है, यानी कि आपको साफ साफ दिख रहा है कि वो सिंगुलर की बात कर रहा है या फिर प्लूरल की बात कर रहा है। यदि सिंगुलर की बात कर रहा है तो सिंगुलर है, प्लूरल की बात कर रहा है तो प्लूरल है। लेकिन यदि वहाँ पर स्पष्ट नहीं दिख रहा है कि सिंगुलर है या प्लूरल है, यदि सिंगुलर में देखेंगे तो सिंगुलर में प्लूरल इंक्लूड होगा, और प्लूरल है तो प्लूरल में सिंगुलर इंक्लूड होगा। ये चीज़ कहाँ दिया गया है, धारा 9 में, ठीक है, यानी वचन शब्द सिंगुलर और प्लूरल दोनों हैं, ठीक है। अब हम इसके आगे समझते हैं, ठीक है, इसके आगे समझते हैं कि आखिर इसके आगे की धारा में क्या दिया गया है। देखिए, धारा जब देखेंगे, धारा 10, ठीक है, धारा 10 में देखेंगे तो इसमें पुरुष और स्त्री दोनों शब्द की परिभाषा दिया गया है धारा 10 में। अब इसमें पुरुष और स्त्री में क्या है, देखिए, पुरुष जो है, ठीक है, पुरुष और स्त्री, यदि कहीं भी शब्द आपको पुरुष मिलता है, ठीक है, पुरुष मिलता है, तो पुरुष में क्या है कि हर एक मेल, ठीक है, वो चाहे 1 वर्ष का हो, 2 वर्ष का हो, 3 वर्ष का हो, 4 वर्ष का हो, 5 वर्ष का हो, या किसी भी वर्ष का हो, ठीक है, यानी कि किसी भी आयु का हो, वो पुरुष शब्द में आएगा, ठीक है। और यदि स्त्री शब्द लिखा है तो स्त्री शब्द में वो चाहे 4 वर्ष का हो, 5 वर्ष की हो, 6 वर्ष की हो, 8 वर्ष की हो, वो चाहे किसी भी आयु को हो, ठीक है, वो जो है स्त्री शब्द में आएगा। इसका मतलब क्या है कि पुरुष शब्द जहाँ भी लिखा हो, आपको पुरुष वर्ष के, यानी कि चाहे 17 वर्ष से कम हो, 4 वर्ष के हो, 5 वर्ष के हो, 11 वर्ष के हो, वो जो है पुरुष शब्द में आएगा, ठीक है। स्त्री शब्द हो तो वो चाहे 4 वर्ष की फीमेल हो, चाहे 10 वर्ष की हो, चाहे 11 वर्ष की हो, जो है चाहे 15 वर्ष की हो, वो जो है स्त्री शब्द में आएगा। ये परिभाषा आपको धारा 10 में दिए गए हैं। अब धारा हम 11 समझते हैं, ठीक है, धारा 11। अब धारा 11 में दिया गया है व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति दिया गया है, व्यक्ति। अब व्यक्ति की परिभाषा क्या है, देखिए यहाँ पर दिया गया है व्यक्ति। अब इसमें क्या कहा गया है, व्यक्ति में हर एक व्यक्ति आएगा, वो चाहे कंपनी का क्यों ना एक कर्मचारी हो,
ठीक है। मान लीजिए कि व्यक्ति शब्द में 10 वर्ष को हो, 11 वर्ष को, 15 वर्ष को हो, व्यक्ति शब्द में संपूर्ण आया है, स्त्री मेल फीमेल दोनों आएंगे, ठीक है। अब वो चाहे कंपनी का ही क्यों ना हो, ठीक है, क्योंकि व्यक्ति शब्द महिलाओं के लिए भी प्रयोग होता है और पुरुष के लिए भी प्रयोग होता है, ठीक है। तो देखेंगे कि जब यहाँ व्यक्ति शब्द लिखा हो तो वहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयोग होगा। वो चाहे किसी निजी कंपनी के ही क्यों ना अधिकारी हो, लोग हों या फिर कर्मचारी हो, किसी भी चीज़ का हो, ठीक है। यदि निजी है, निजी कंपनी है, ठीक है, कंपनी है, यदि वहाँ के भी यदि कोई अधिकारी हैं और सेवक हैं या फिर किसी भी प्रकार के वहाँ पे कर्मचारी हैं तो वो जो है इस व्यक्ति शब्द में आएंगे, ठीक है। तो हम जो है धारा 11 तक जान चुके हैं। अब धारा 12 समझते हैं, ठीक है। अब हम धारा 12 समझते हैं कि आखिर 12 में क्या कहा गया है। देखिए धारा जब आप 12 देखेंगे, धारा 12 में तो इसमें दिया गया है लोक, ठीक है। लोक शब्द का अर्थ क्या है? देखिए किसी भी वर्ग का हो, ठीक है, यानी कि किसी भी वर्ग का हो, ठीक है, वर्ग का हो या फिर समूह का हो, ठीक है, समूह का हो, ठीक है, किसी भी वर्ग का हो या किसी भी समूह का हो, ठीक है, व्यक्ति, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कहे क्या रहा है, लोक का अर्थ क्या है कि किसी भी व्यक्ति जो है किसी भी वर्ग का हो, किसी भी समुदाय का हो, ठीक है, वो जो है लोक शब्द में आएगा, ठीक है। ये धारा 12 कहता है, ठीक है। वो जहाँ हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ठीक है, हरिजन हो, किसी भी समूह का हो, किसी भी वर्ग का हो, वो जो है लोक शब्द में आएगा। इसका मतलब क्या है कि जहाँ भी आईपीसी में लोक शब्द लिखा है वो सभी वर्ग के, सभी समूह के लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है, ये है, ठीक है। अब इसके आगे समझते हैं कि धारा 13 क्या कहता है। धारा 13 देखिए, धारा 13 जो है निश्चित कर दिया गया है, ठीक है, निश्चित कर दिया गया है, ठीक है, यानी कि इसे रद्द कर दिया गया है, 13 को हटा दिया गया है। उसके बाद देखेंगे धारा 14 में क्या गया है, सरकार का सेवक, ठीक है, सरकार का सेवक। अब सरकार का सेवक का क्या अर्थ है? देखिए विधि रूप से, ठीक है, विधि रूप से किसी भी अधिकारी द्वारा, यानी कि किसी भी प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी या फिर किसी लोक सेवक व्यक्ति को हम जो है सरकार का सेवक समझेंगे। जैसे कि किसी भी कोई अधिकारी है, ठीक है, यानी विधि रूप से, ठीक है, ऐसे नहीं कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे रख लिया जाए अब वो सरकार का सेवक नहीं समझा जाएगा, ठीक है। वो इसमें कहा गया है कि विधि रूप से, ठीक है, विधि मतलब कानून जो है, ठीक है, कानून रूप से, यदि विधि रूप से किसी भी प्राधिकारी यानी अधिकारी के द्वारा, ठीक है, अधिकारी द्वारा किसी भी व्यक्ति को रखा जाता है, ठीक है, विधि रूप से, तब वो जो है सरकार का सेवक समझा जाएगा या फिर नेतृत्व किया जाए, ठीक है। और बस इसी शब्द की परिभाषा जो है यहाँ पे धारा 14 में दिया गया है, यानी कि सरकार का सेवक। तो सरल भाषा में ये समझे कि सरकार का सेवक किसे समझेंगे, सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए या फिर प्राधिकारी यानी कि अन्य अधिकारियों के द्वारा नियुक्त किए गए, ठीक है, लेकिन विधि रूप से नियुक्त किए गए लोग का सूचक होगा। वहाँ पर देखेंगे तो घोतक शब्द लिखा है, ठीक है, तो वहाँ पे घोतक शब्द लिखा है तो आप सूचक शब्द ना, ठीक है। तो इसमें यही चीज़ कहा गया है कि सरकार का सेवक मतलब विधि रूप से सरकार के अधिकारी, सरल भाषा में, वो चाहे छोटा अधिकारी हो, बड़ा हो, उससे बड़ा हो, किसी भी क्षेत्र का हो, ठीक है, वो सरकार का सेवक समझा जाएगा। ये कहाँ कहा गया है? धारा 14 में कहा गया है। अब धारा हम 15-16 तो खत्म कर दिया गया है, निश्चित कर दिया गया है। हम अब 17, 18, 19, 20 समझेंगे, ठीक है। अब जो है हम कहाँ तक जान चुके हैं, देखिए 14 तक जान चुके हैं,
14 के बाद 15 और उसके बाद 16 ये दोनों जो है निश्चित कर चुके हैं, ठीक है, यानी कि इसे जो है हटा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद 17 में देखेंगे तो इसमें दिया गया है भारत शब्द की परिभाषा। भारत शब्द की परिभाषा दिया गया है 17 में, ठीक है। तो भारत का अर्थ, यदि यहाँ पर आईपीसी में भारत लिखा है तो उसका अर्थ क्या समझा जाएगा, ये चीज़ यहाँ बताया गया है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि भारत राज्य, भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र का अभिप्रेत है। अभिप्रेत का मतलब क्या है कि भारत जो है राज्यों से बना है, ठीक है, लेकिन जम्मू कश्मीर को छोड़कर। देखिए 2019 में देखेंगे तो जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर, ठीक है, कश्मीर, ठीक है, कश्मीर को जो है एक राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया है, ठीक है। लेकिन 2021 की एक बुक है बसंती लाल बावेल, ठीक है, बसंती लाल बावेल, यदि इनकी बुक पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है अभी भी, ठीक है। अब कैसे लिखा है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि देखेंगे कि अब जो है पहले ये एक अभिन्न अंग समझा जाता था, ठीक है, लेकिन अब जो है इसे जो है भारत का एक राज्य समझा जाता है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, लद्दाख है और जम्मू कश्मीर है। तो अभी भी देखेंगे ये लिखा है, अब क्यों लिखा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि अब ये जो है केंद्र है। यदि मिसप्रिंट है तो भी आप समझ लीजिए कि भारत के संपूर्ण राज्य, ठीक है, संपूर्ण राज्य भारत में आते हैं, भारत के अभिप्रेत हैं। अभिप्रेत मतलब क्या है कि भारत शब्द यदि जहाँ भी लिखा है वो भारत के संपूर्ण राज्य की ओर इशारा करेंगे, यानी कि भारत के किसी भी ओर हो, ठीक है, किसी भी कोने में हो, वो जो है भारत के अंदर समझे जाएंगे। लेकिन अब कैसे लिखा है मुझे नहीं पता, कि क्योंकि इसमें लिखा है बसंती लाल बावेल में देखेंगे तो धारा 17 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि जम्मू कश्मीर छोड़कर भारत के सभी राज्य क्षेत्र भारत के अभिप्रेत होंगे, यानी भारत के अभिप्रेत में भारत के अंदर है, ठीक है। ये शब्द कहाँ दिया गया है, 17 में। तो अब 18 समझेंगे कि आखिर 18 में क्या कहा गया है, ठीक है, लेकिन आप इसे समझ लेना पहले, ठीक है, क्योंकि अब जो है जम्मू कश्मीर जो है एक केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश मतलब कि वो भी अब जो इसकी परिभाषा होगी वो परिभाषा ये होगी कि भारत के अंदर, यानी कि भारत के संपूर्ण राज्य भारत के अभिप्रेत होंगे, यानी कि भारत के अंदर, यानी भारत बना ही है। देखेंगे कि यदि आर्टिकल 1 देखेंगे संविधान के तो वहाँ पे साफ साफ लिखा है कि भारत जो है संपूर्ण राज्य का यूनियन है, यानी कि यूनियन है, यूनियन मतलब कि संपूर्ण राज्य भारत के अंदर समाहित है, ठीक है, ये चीज़ है। वही चीज़ यहाँ भी बता रहा है, लेकिन यही चीज़ पहले देखेंगे तो पहले जो है कहा गया था जम्मू कश्मीर छोड़कर संपूर्ण राज्य में, यानी संपूर्ण राज्य में संविधान लागू होगा और आईपीसी लागू होगा, ठीक है। इसीलिए जो देखेंगे तो ये भारत की एक तरह से देखेंगे कि एक निगेटिव पॉइंट है, ठीक है, लेकिन अब जो है सुधार कर दिया गया है 2019 में। तो अब जो है प्लस पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में या फिर अंतर्राष्ट्रीय यूएनओ में कह सकते हैं कि ये भारत का एक राज्य है, ठीक है। अब हम जो है 19 समझेंगे, ठीक है, यानी कि सरकार यदि कहीं सरकार शब्द लिखा है, ठीक है, यानी कि ये जो भी शब्द हैं ये आईपीसी में लागू होंगे, ठीक है। सरकार शब्द यदि जहाँ भी लिखा है, सरकार का अर्थ क्या है, देखिए सरकार का अर्थ है वो चाहे राज्य की सरकार हो, वो चाहे केंद्र की सरकार हो, वो जो है सरकार शब्द में आएगा। यदि कहीं भी आईपीसी में सरकार लिखा है तो आप ये समझना या तो वो राज्य की बात कर रहा है, राज्य सरकार, या फिर वह केंद्र सरकार की बात कर रहा है। ये आपको 18 में मिलेगा सरकार शब्द की। बहुत बड़ा परिभाषा नहीं है, क्योंकि इसमें बस सरकार शब्द की परिभाषा दिया गया है। सरकार यदि कहीं भी लिखा है तो उसे आप राज्य की सरकार ये समझ सकते हैं या फिर केंद्र सरकार समझ सकते हैं। 19 जो है न्यायाधीश है, न्यायाधीश। अब न्यायाधीश शब्द का अर्थ क्या है, देखिए
इसमें कहा गया है कि विधि रूप से चाहे वह दांडिक मामला हो या फिर सेशन न्याय मामला हो, ठीक है, यदि उसका निर्णय अंतिम हो जाता है, ठीक है, जब तक कि उसके प्रतिरोध में कोई अगली कार्रवाई नहीं की जाती, मतलब कि अगला कोई प्रतिरोध दाखिल नहीं कर दिया जाता है, यदि उसका निर्णय आखिरी होता है यानी कि अंतिम होता है, तब उसे हम न्यायाधीश समझेंगे। सरल भाषा में ये है। इसका मतलब क्या है कि चाहे वो सेशन न्यायालय हो या है दांडिक न्यायालय हो, ठीक है, यदि उसके द्वारा फैसला सुना दिया गया है अब वो आखिरी होता है, ठीक है, आखिरी हो जाता है, तब ये मान के चलिए कि वो उसे हम न्यायाधीश समझेंगे, चाहे वो सेशन मामला हो चाहे दांडिक मामला हो। लेकिन जब तक उसके खिलाफ, उस प्रस्ताव के खिलाफ, ठीक है, दाखिल नहीं कर दिया जाता, ठीक है, तो ये न्यायाधीश की परिभाषा है। न्यायाधीश के बाद आप 20 में देखेंगे तो 20 में दिया गया है कि न्यायालय, न्यायालय शब्द की परिभाषा दी है 20 में, ठीक है, यानी कि ये धारा है, ठीक है, ये जो है धारा है, धारा ये भी धारा है, ठीक है, ये भी धारा है, ठीक है। अब 20 में देखेंगे तो 20 में आपको न्यायालय शब्द की परिभाषा दी गया है, ठीक है, न्यायालय। अब जो है न्यायालय शब्द की परिभाषा आप ये समझिए कि न्यायालय हम कहेंगे किसे, न्यायालय हम उसे कहेंगे जिसे विधि रूप से, ठीक है, विधि रूप से यानी कि कोई भी है यदि विधि रूप से, ठीक है, वो न्यायिक कार्यवाही को करता है, ठीक है, तब उसे हम न्यायालय कहेंगे। सरल भाषा भी है, ठीक है, यदि विधि रूप से, ठीक है, विधि रूप से मतलब है कि कानूनी तौर से, यानी कि उसे ये अधिकार दिया गया है कि न्यायिक कार्यवाही करने की उसे शक्ति दिया गया है, तब उसे हम न्यायालय कहेंगे, ठीक है, यानी कि विधि रूप से न्यायिक कार्यवाही करने वाले को हम न्यायालय कहेंगे, ठीक है। ये चीज़ कहाँ दिया गया है, धारा 20 में दिया गया है। तो हम जो है अब 21, 22, 23, 24, 25 ये जो है 21 से 30 तक के धाराओं के बारे में हम अगले वीडियो में समझेंगे, जिसमें देखेंगे 22 में जंगम संपत्ति के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो आप ये समझिए कि 6 से 52 के का तक में देखेंगे तो साधारण स्पष्टीकरण दिया गया है, जिसमें परिभाषा ही परिभाषा दिया गया है, केवल शब्द की परिभाषा दिया गया है, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको 6 से धारा 20 तक को आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब जो है हम 21 से समझेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए ये फिर अगले एपिसोड मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।